हेलो एवरीवन, दिस इज एम एल गोयल। वेलकम टू माय दिस चैनल। इस चैनल पर है बहुत कुछ, न केवल अकाउंटेंसी बल्कि मेरे शॉर्ट वीडियो बन रहे हैं लाइफ स्टाइल के बारे में, जहां पर है मोटिवेशन, हैप्पीनेस, लव, योगा और लाइफ किस तरह से इजी बनती है। और यह सब कुछ डिपेंड है एक्सपीरियंस के बेस पर। तो मेरे शॉर्ट जरूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ ही इसके लिंक को अन्य साथियों तक शेयर अवश्य कीजिए। चलिए, हम समझ रहे थे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और उस समय कौन कौन से समायोजन करने आवश्यक हैं। तो हमने अब तक पार्ट 1 और 2 के माध्यम से कुछ बिंदुओं को समझा है। समझते हैं नेक्स्ट बिंदु को। संचित लाभ व हानि का विभाजन, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। यह बिंदु एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में भी था और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में भी है। देखिए, संचय और अविदित लाभ के संबंध में जो प्रविष्टि है, आपको करना यह है कि यह राशि आपको सभी साझियों में पुराने लाभ अनुपात के अंदर बांट देनी है। कौन कौन से खाते होते हैं समझिए। जनरल रिजर्व अकाउंट, रिजर्व फंड अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। लेकिन ध्यान रखें, विनियोग के मूल्य में कमी को घटाने के बाद जो बैलेंस बचता है उसको बांटना है। साथ ही बांटिए वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट। यह भी लाभों में से बनाया गया है, लेकिन दायित्व को घटाने के बाद जो बैलेंस बचता है उसको आपको बांट देना है। और नीचे देखिए टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट लिखिए। अनुपात आपका पुराना लाभ अनुपात। यदि मान लीजिए हानि है और यह हानि मिलेगी आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में। अवितरित हानि के लिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ ही डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। यह भी पुराने अनुपात में बांटना है। ये एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, रिपेयर आदि। तो इनका शेष होता है डेबिट, इसको तो कीजिए क्रेडिट, और साझियों के पूंजी खाते या करंट अकाउंट को कीजिए डेबिट। समझते हैं एक उदाहरण से। ए, बी व सी 5, 3, 2 में लाभ बांटते साझी हैं। सी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। देखिए, यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। चिट्ठे में सामान्य संचय जनरल रिजर्व का शेष है 10,000 और लाभ हानि खाते का डीआर शेष है 5,000। पूंजी खाते स्थिर विधि से हैं और नया लाभ अनुपात है 5:3। किसका? ए और बी का। करना क्या है आपको? अवितरित लाभ हानि के समायोजन की प्रविष्टि देनी है। प्रश्न को बहुत अच्छे से समझिए। पहली बात, पुराना लाभ अनुपात आपको दिया है, नया लाभ अनुपात भी आपको दिया है, लेकिन यहाँ पर नए लाभ अनुपात का कुछ भी नहीं करना है, बल्कि सामान्य संचय और लाभ हानि खाते को सभी साझियों में पुराने लाभ अनुपात में बांट देना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है? पूंजी खाते स्थिर विधि से हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आपको पूंजी के अलावा अन्य सभी समायोजन पार्टनर्स करंट अकाउंट के द्वारा करने हैं। अगर आपने यह कार्य नहीं किया तो आपकी एंट्रीज गलत हो जाएगी। तो समझते हैं एंट्री को। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, और क्या लिखना है आपको? करंट अकाउंट। अनुपात कौन सा होगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5, 3 और 2। इसमें 10,000 को हमने बांट दिया। P&L अकाउंट का बैलेंस होता है डेबिट, तो उसको तो कीजिए क्रेडिट और सभी साझियों के चालू खाते कीजिए डेबिट। ए, बी और सी वही बात, करंट अकाउंट टू P&L अकाउंट, और ये जो राशि है 5,000 इसको भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर बांट दीजिए। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अगर सामान्य संचय खाता फिर से खोलना है तो ऐसी स्थिति में प्रविष्टि क्या बनेगी? जो शेष साझी हैं रिमेनिंग पार्टनर्स, तो आप क्या करोगे? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। और किस अनुपात में? नए अनुपात में। यह बात भी आपको अच्छे से समझनी है। साझी की
अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु होने पर एक कार्य आपको और करना है, जो कि हमने एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में किया था, और वह कार्य है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, और उसी प्रकार से करना है जैसा कि हमने एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में किया था। संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन व दायित्वों का पुनः निर्धारण, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। देखिए यहाँ पर बात वही है जो वहाँ पर थी। यहाँ पर देखना आपको यह है कि संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन करने के पश्चात असेट्स और लायबिलिटीज को वर्तमान मूल्य पर लाना है या नहीं लाना है। अगर लाना है तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से प्रविष्टि करनी पड़ेगी। पुनर्मूल्यांकन की प्रविष्टियां रीवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से करेंगे तथा लाभ हानि की प्रविष्टि इस प्रकार से करेंगे। रीवैल्यूएशन की प्रविष्टि कैसे करेंगे? असेट्स का मूल्य बढ़ गया तो देखिए असेट्स अकाउंट का बैलेंस होता है डेबिट, तो फिर डेबिट कीजिए। अगर कम हो गया तो कीजिए क्रेडिट। लायबिलिटीज का बैलेंस बढ़ गया तो लायबिलिटीज को कीजिए क्रेडिट, और अगर घट गया तो लायबिलिटीज को कीजिए डेबिट, और सामने लिखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। और प्रॉफिट और लॉस ज्ञात करने के बाद में आपको वही प्रविष्टि करनी है जो वहां करते थे। फर्क इतना है कि यहां पर आपको ऑल पार्टनर्स लेना है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और अनुपात कौन सा रहेगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मान लीजिए हानि हो गई, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हो गया, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और वही पुराना लाभ अनुपात। इसमें कोई भी नई बात नहीं है। अब समझते हैं कि अगर मान लीजिए संपत्ति और दायित्व के मूल्य में परिवर्तन नहीं करना है तो क्या करेंगे? आप ठीक समझे, हम करेंगे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से कार्य। करना आपको यह है कि उसका जो पहला भाग है वह कार्य करता है स्टेटमेंट का, और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के बाद में दो प्रविष्टि करनी है, खाता खोलने की और बंद करने की। समझते हैं इसको। जब संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन नहीं करना है और मान लीजिए प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है, तो देखिए एंट्री कैसे होगी। रीवैल्यूएशन की एंट्री ही करनी है आपको, लेकिन लिखना है आपको मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। फिर आपको एमआर अकाउंट को बंद करना है, तो एंट्री होगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू एमआर अकाउंट, और यहाँ पर आपको अनुपात लिखना है नया अनुपात। इसी प्रकार से अगर लॉस हो गया है तो क्या प्रविष्टि होगी? समझते हैं। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन में ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एमआर अकाउंट, अनुपात आपका होगा पुराना अनुपात, और बंद करने के लिए एमआर अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, और यहाँ अनुपात आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो खाता खोलने का आपको ध्यान है, बंद अवश्य करें, पर ध्यान रखें खाता खोलना है ऑल पार्टनर्स में और बंद करना है रिमेनिंग पार्टनर्स में। कैपिटल अकाउंट कहाँ मिलेंगे या करंट अकाउंट कहाँ मिलेंगे, ये आप अच्छी तरह जानते। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसके लिए एक न्यूमेरिकल प्रश्न लेते हैं और समझते हैं सारे बिंदुओं को। एक्स, वाई व जेड एक फर्म में 5-3-2 के अनुपात में लाभ बांटते साझी हैं। ध्यान रखें, अगर पुराना अनुपात आपको नहीं दिया है तो समझ लीजिए कि साझी बराबर बराबर लाभ बांटते हैं। ऐसी स्थिति में अनुपात बनता है 1:1:1, लेकिन यहां पर आपको अनुपात दिया है 5, 3 और 2। 31 मार्च 2023 को जेड ने फर्म से अवकाश ग्रहण किया। उस तिथि का चिट्ठा या बैलेंस शीट आपको दिया गया है, सारी मदें आपको दी है। बैलेंस शीट में क्या देखना है आपको? वही देखना है जो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में देखते थे। नंबर 1 कैश और बैंक अकाउंट, नंबर 2 अवितरित लाभ हानि, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साथ ही समझिए
कि साझियों की पूंजी खाते किस प्रकार से है। अगर करंट अकाउंट दिया है तो ध्यान रखें पूंजी के अलावा सारे समायोजन करंट अकाउंट से होंगे। इसके अलावा गुडविल पुस्तकों में है या नहीं है। साथ ही समझिए कि संपत्तियों और दायित्वों का मूल्य परिवर्तित करना है या नहीं करना है, अर्थात एमआर अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है। ये बातें आपके मस्तिष्क में आनी चाहिए। तो ये आपको संपत्ति और दायित्व दिए हुए हैं। समझते हैं यहां पर समायोजन को। नंबर 1, भवन का मूल्य 95,000 और संयंत्र का मूल्य 20% से बढ़ाया जाए। देखिए प्रश्न को पूरा पढ़ने से मालूम चलता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से प्रविष्टि करनी है। यहाँ लिखा भी है कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए और उसका हिंट नहीं है कि एमआर अकाउंट बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रविष्टि करेंगे। देखिए यहाँ पर संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है तो प्रविष्टि क्या होगी, देखते हैं। बिल्डिंग यहाँ 95,000 और यहाँ बिल्डिंग है 55,000, तो 40,000 से बिल्डिंग का मूल्य बढ़ जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। प्लांट का मूल्य 20% बढ़ाइए, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। प्लांट आपको दिया 25,000 और आपको 20% बढ़ाना है, अर्थात 5,000 बढ़ा दीजिए। फर्नीचर का मूल्य 10,000 तक घटाना है तो फर्नीचर का मूल्य है 15,000, 5,000 रुपये से कम कीजिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फुटकर औजारों का मूल्य 20% से घटाना है। लूज टूल्स 10,000 है, 20% होता है 2,000, तो 2,000 से कम कीजिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लूज टूल्स। देनदारों पर 20% डूबन प्रावधान बनाना है। देखिए देनदार कितने हैं, 15,000, तो 15,000 का 20% प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन का बैलेंस होता है सीआर, फिर कीजिए सीआर, तो एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। संदिग्ध दायित्वों के लिए 20,000 रुपये का प्रावधान करना है। ध्यान रखें संदिग्ध दायित्व कंटीजेंट लायबिलिटी, इसके लिए प्रोविजन बनाना है तो इसका शेष भी सीआर होता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी। रहतिया 7,500 रुपये से बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 7,500 रुपये। जेड के हिस्से की गुडविल रुपये 4,000 निर्धारित की गई। अब देखिए रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ज्ञात करके आप सभी साझियों में 5, 3, 2 के अंदर बांट दीजिए। यहाँ रीवैल्यूएशन का काम समाप्त हो जाता है। गुडविल के लिए क्या कहा गया है, देखिए जेड के हिस्से की गुडविल 4,000 निर्धारित की गई तो जेड को गुडविल का हिस्सा देना है। किससे लोगे, एक्स और वाई से। किस अनुपात में, गेन रेशो में। और यहाँ पर चूंकि पुराने साझियों के अनुपात में परिवर्तन नहीं है तो गेन रेशो भी क्या रहेगा, पुराना लाभ अनुपात 5:3 और उसके अंदर इसको लीजिए। एंट्री क्या बनेगी, समझ लीजिए, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। नेक्स्ट देखिए आवश्यक एंट्री देनी है आपको। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, साझियों की पूंजी खाते बनाने हैं और बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन बैलेंस शीट में एक बात और है और वह है जनरल रिजर्व। बांट दीजिए इसे। एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। अनुपात रहेगा आपका क्या, 5, 3 और 2। इसी प्रकार से P&L अकाउंट, तो P&L अकाउंट लिखा है 5,000, इसको बांट दीजिए एक्स कैपिटल डेबिट वाइज कैपिटल डेबिट जेड्स कैपिटल डेबिट टू P&L। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको हल करना है। सबसे पहले प्रश्न को नोटबुक में उतारिए। उतारने के पश्चात एक के बाद एक बिंदु हल कीजिए। कोई समस्या आती है तो आप पिछले एपिसोड देखिए, इस एपिसोड को फिर से रिवाइंड करके देखिए, डेफिनेटली आप कार्य कर पाएंगे। तो एक बार इस प्रश्न को हल कीजिए और इसका हल देखिए पार्ट 4 के अंदर। तो मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए मेरे साथ में और प्रश्न को हल कीजिए।